अभी लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और मुसलमान वक्फ रिपील विधेयक 24 को पास कर दिया गया। हम लोग वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वक्फ बोर्ड को समझ लेते हैं। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो वक्फ की संपत्ति को संरक्षित और नियंत्रित करती है। अब लगे यहाँ तो वक्फ भी समझ लेते हैं क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है कि इस्लामिक जगत में ऐसा दान की व्यवस्था जिसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी कार्यों में किया जाएगा। और ये वक्फ के महत्व को समझते हुए वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया, जिसको वक्फ बोर्ड के नाम से आगे जाना जाता है। इसके लिए क्या है कि राज्यों में वक्फ बोर्ड की स्थापना का आदेश दिया गया और केंद्र में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। यहां आप लोग नोटिस करिएगा, अगर राज्य की बात हो तो वक्फ बोर्ड रहेगा और अगर केंद्र की बात हो तो वक्फ परिषद रहेगा। अब अगर हम लोग वक्फ बोर्ड की प्रमुख कार्य की बात की जाए तो इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, वक्फ की संपत्तियों को देखरेख करना। और दूसरा चीज है कि इस चीज को बहुत ध्यान रखना कि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और परोपकार के काम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो वक्फ की जो आय है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करना। और इसके साथ ही साथ वक्फ की जो लेन देन होती है उसका ध्यान रखना, और इससे जो विवाद हो रहा है इसका निपटारे का काम भी वक्फ बोर्ड के हाथों में ही है। और अगर वक्फ की संपत्तियों की बात की जाए तो इसकी प्रमुख संपत्ति है मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और मदरसे। और इसके साथ ही साथ धार्मिक जगत में जो जो चीजें उपयोग की जाती, जो जो अचल संपत्ति, वो सब के सब वक्फ की संपत्ति के अंतर्गत ही आती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में नया क्या है, पहले से क्या क्या बदला है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि पहले जो वक्फ बोर्ड में कोई भी वक्फ में दान कर सकता था, किसी भी धर्म का आदमी, लेकिन अब केवल और केवल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही बस सिर्फ वक्फ बोर्ड में दान कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मुस्लिम या मुसलमान तो समझ में आता है कौन है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कोई भी ऐसा मुसलमान जो अपने जीवन का 5 साल मुस्लिम धर्म में दे चुका है, मतलब 5 साल तक लगातार मुस्लिम रह चुका है, वही आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान कहा जाएगा। इसको इसलिए लाया गया क्योंकि कई लोग अब क्या करते हैं कि जैसे कि उसको दान करना है और किसी और धर्म में है लेकिन मुसलमान ही दान करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक दिन के लिए कन्वर्ट कर लिए, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया और जैसे ही दान करने के बाद फिर से नॉर्मल अपने धर्म में आ गए। और आप लोग को बता दूं कि 2013 के पहले यही व्यवस्था था कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही दान कर सकता है, लेकिन 2013 के बाद इसमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी मतलब मुसलमान जो तुरंत मुसलमान बने और वो दान कर सकता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन है। और दोस्तों जो लोग बचपन से ही मुसलमान रहते हैं वो तो सीधे मुसलमान नहीं, वो तो सीधे दान कर ही सकते हैं। और वक्फ बोर्ड की धारा 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर मनमाने ढंग से दावा ठोकता था, लेकिन अब इसको कंट्रोल करके ये कर दिया गया है कि अब पूरे नियम कानून के साथ और वाजिब कागजात रहेंगे तभी आप दावा ठोक सकते हैं। अभी ये संशोधन अधिनियम 2025 में। अब अगर इसका अगला प्रमुख संशोधन की बात की जाए तो ये देखा गया है कि 58 से ज्यादा वक्फ बोर्ड पर ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और वो बाकी और जगहों का भी अतिक्रमण करके रखा है। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड को अब डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, उसका मतलब कि उसकी हर चीज को इंटरनेट में डाला जाएगा ताकि ये बात क्लियर हो सके कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और कौन सी उसकी नहीं है। मतलब सीधे कोई विवाद नहीं, ऑनलाइन चेक करो, अगर उसमें वक्फ बोर्ड का दिखाता तो ठीक है और नहीं दिखाता तो उसका नहीं है, उस पर कोई दावा नहीं कर सकता। अब अगर अगली संशोधन की बात की जाए तो आप पहले देख ही चुके हैं कि वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था कोई भी धार्मिक, परोपकार या सामाजिक काम करने के लिए, और इसकी संपत्ति का उपयोग भी इसी के लिए किया जाएगा। लेकिन उसमें कोई तगड़ी व्यवस्था, निगरानी नहीं होने के कारण इन संपत्तियों का ठीक से उपयोग नहीं होता, कोई भी घोटाले और घपलेबाजी करता था। लेकिन अब सरकार इसमें पूरा ऑडिटिंग करेगा और इसमें अकाउंटिंग को भी डालेगा, तो इससे ये होगा कि वक्फ कितना संपत्ति खर्च कर रहा और कितना नहीं कर रहा उसका बहुत ही कड़ा लेखा जोखा रहेगा। तो इससे फायदा उन मुसलमानों को मिलेगा जो वक्फ की, जैसे कि जो संपत्ति का, जो सुविधा का, जो जरूरतमंद मुसलमान जो लाभ लेते हैं, अब उन तक सही तरीके से उनको पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि निकला 1 करोड़ देने के लिए और उससे 50-60 लाख या घोटाला हो गया और पहुंचा 40 लाख। तो अब इस टाइप की चीजें नहीं होगी। ये जो आंकड़े जो मैंने 50-60 लाख घोटाला हो गया, इसको मैंने एक समझाने के लिए बोला है, एग्जैक्ट ये आंकड़े नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं।
अब इस तरीके से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी खामियों की संशोधन के द्वारा दूर किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन क्यों किया गया और इतना विरोध के बाद भी क्यों किया गया। तो मैं आप लोग को अभी कुछ ऐसी चीजें बताता हूं, ऐसी वक्फ बोर्ड के विवाद बताता हूं जिसके कारण वक्फ बोर्ड में संशोधन करना आवश्यक हो गया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में ठीक से पारदर्शिता नहीं होने के कारण और उस पर कड़ा नियंत्रण नहीं होने के कारण वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से बहुत सारी संपत्तियों पर अपना दावा ठोक देता है। अभी दोस्तों देखा गया है कि 25 राज्यों और बाकी केंद्र शासित और अन्य प्रदेशों में 5,973 सरकारी संपत्ति व वक्फ बोर्ड का मनमाना दावा मतलब वक्फ बोर्ड ने कर रखा है और इसके पास वक्फ बोर्ड का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इसका विवाद को थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों सरकार इसमें संशोधन कर रही है। दोस्तों, अभी तमिलनाडु का तिरुचेंथुरी नाम का एक गांव है जिसमें क्या है, वक्फ बोर्ड क्या किया है कि पूरे गांव पर ही, पूरी गांव की हर जमीन पर अपना दावा कर दिया है। अब इस दावे के कारण वहां का एक गांव का किसान है, वो बेचारा अपना जमीन नहीं बेच पा रहा है और उसकी बेटी की शादी के लिए जमीन को बेचना है। अब यहां ये बात उठता है कि अगर वक्फ बोर्ड अगर पूरे गांव पर दावा कर दिया तो फिर तो सब कुछ उसी का होगा। तो यहां पर क्लियर है ही नहीं कि उसका है कि नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसीलिए संशोधन लाया गया कि क्लियर कर दिया जाए कि आपका क्या संपत्ति है, क्या संपत्ति नहीं है। अब हम लोग अगला विवाद को देखते हैं। तो गोविंदपुर गांव बिहार का, उसमें वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गोविंदपुर गांव पर ही दावा कर दिया। अब उस गांव के 7 परिवार ऐसे हैं जो न जमीन को बेच पा रहे हैं, न अपने तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, न उससे कोई भी काम धंधा ठीक से कर पा रहे हैं और इससे 7 गांव के परिवार परेशान हैं और इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में भी केस भी चल रहा है। और अब तो केरल में तो हद ही हो गया। केरल में पिछले साल 24 में केरल के एर्नाकुलम जिले के 600 ईसाई परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की संपत्ति पर दावा कर, अपने पूर्वजों की संपत्ति उन्हें नहीं मिल पा रही है। उनका यह कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है उस पर अपना दावा कर दिया है, इसके लिए वो संपत्ति का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। अब पिछले साल ही कर्नाटक के विजयपुर में वक्फ बोर्ड ने 1,500 एकड़ जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया। इससे वहां का किसान परेशान हो गए और इसके साथ ही में कर्नाटक के चित्रादुर्ग वगैरह इलाके में भी बहुत ज्यादा विरोध चालू हो गया है। लोग परेशान हैं कि मेरी संपत्ति है कि वक्फ की संपत्ति है, कुछ भी रहे वो मेरी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है। ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बना हुआ है। और अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड आयोग के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को लेकर आवाज उठाई जा रही है और विरोध भी जताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ कर्नाटक में 1975 से 2000 के बीच में 40 ऐसे जगहों को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया गया, जिसमें से किसानों के खेत है, कब्रिस्तान है, दर्शनीय स्थल है, मंदिर है। ये सब के सब वो 40 जगहों पर वक्फ अपनी दावा ठोक दिया है और इसके कारण वहां के लोग परेशान हैं। और अब पंजाब का जो वक्फ बोर्ड है वो तो पंजाब का जो शिक्षा मंत्रालय का जो जमीन है ना, उसी पर दावा करके बोल रहा है ये मेरा जमीन है भाई। और इसके साथ ही साथ आवास और शहरी विकास मंत्रालय के 108 संपत्तियां और दिल्ली शहर में 123 संपत्ति को ऊपर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है और इस सब के सब सरकारी संपत्ति है। तो इसके कारण सरकार को वक्फ बोर्ड में संशोधन तो करना पड़ गया कि अब आप क्लियर करो कि क्या कैसे वक्फ का होगा। ऐसा नहीं कि हर जमीन ही वक्फ का जमीन हो जाएगा। और इसके कारण पूरे विश्व में किसी एक समुदाय के पास इतनी बड़ी संपत्ति 8,74,324 अचल संपत्ति इसी वक्फ बोर्ड के नाम है। तो इसको लेकर भी लोगों में विरोध हो रहा है कि एक कैसे हो गया। और अगर इनका अलग अलग संस्थानों में देखें तो कब्रिस्तानों में 1,75,569 संपत्तियां हैं जो पूरे वक्फ की संपत्ति का 17% अकेले हैं। और अगर वक्फ में मस्जिदों का हिस्सा देख ले तो 1,19,200 मस्जिदों का हिस्सा है जो कुल संपत्ति का 14% है और इसमें 64,724 प्लाट है और 17,719 आसूर खाना है, 14,008 मदरसे हैं और 1,26,189 अन्य संपत्तियां हैं। और अगर वक्फ बोर्ड के अंदर अगर दुकानों की संख्या देखा जाए तो 1,13,189 है और अगर मकानों की संख्या देखा जाए तो 92,505 है। और अगर कृषि संपत्तियों को देखा जाए तो इसमें 1,40,784 है और दरगाहों के अधीन 33,492 संपत्तियां हैं और मजारों के अधीन 64,724 प्लाट हैं। और आप लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है जो 2,32,547 है, जो पूरे देश की वक्फ की संपत्ति का अकेले 27% है।
और सबसे कम संपत्ति वक्फ की गुजरात में है 39,940। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा अगर वक्फ की संपत्ति वाले राज्य की बात की जाए तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटक। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी संपत्तियों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए अभी संशोधित बिल लाया गया, और ताकि ये सब वाजिब जो सचमुच इसके हकदार है उन तक ये सब के सब वक्त की संपत्ति पहुंच सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रीत नए विचारों के साथ।